भारत आज बंद था। कहां कहां बंद था, क्या क्या बंद था, सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको मैं बताता हूं कि 1 घंटे 8 से 9 के बीच कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, जो आपको जानना, समझना, देखना जरूरी है। तो सबसे पहले आज आपको क्या दिखाने वाला हूं, भारत बंद की तस्वीरें दिखाएंगे। देश भर से तस्वीरें आई हैं, कई जगह से तो डराने वाली भी तस्वीर आई है। विस्तार से बात करेंगे और हां, जुड़े रहिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बंद का कितना असर रहा है वो भी विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर में आपको मोदी के विदेश दौरे की तस्वीर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पोलैंड पहुंचे हैं और 2 दिन बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन भी जाने वाले हैं। भाई साहब, यूक्रेन जाने वाले हैं। खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहिएगा। विदेश दौरे की हर खबर बताएंगे। तीसरी खबर में बात बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो सीएम ने सदस्यता अभियान को लेकर ऑफर भी दे दिया है। क्या ऑफर दिया, जानना चाहते हैं? बने रहिएगा, वो भी बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे, लापरवाही मत करिए, जान चली जाती है। रीवा से खबर आई है, विस्तार से बात करेंगे। जान कैसे गई है, लापरवाही क्या हुई है, ये भी दिखाएंगे। पांचवी खबर में बात अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की करेंगे। अमित शाह 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। 3 दिन अमित शाह जब 3 दिन कहीं रहें तो खबर जानना, समझना, देखना आपके लिए जरूरी है। क्या क्या खबर है अंदर खाने की, वो भी सब विस्तार से बताएंगे। छठवीं खबर में बात टीएस सिंहदेव की करेंगे। जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। क्या कहा है वो भी बताएंगे। क्यों ऐसा बयान दिया है, इसके मायने क्या है, ये भी समझाएंगे। 7वीं खबर दुखद है। रायगढ़ में रक्षाबंधन के दिन एक बहन से दुष्कर्म हुआ है। महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। पूरी खबर बताएंगे। 8वीं खबर अंबिकापुर से आई है। अजब गजब मामला है ये, तो बहुत ही अजीब, पूरा सीरियल जैसा मामला। एक बड़े व्यापारी के बेटे ने अपनी ही सुपारी देकर अपनी ही हत्या करवा ली। शुरुआती जो जांच, पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है वो जान के आपको बहुत हैरानी होगी। गजब हाल है, दिखाएंगे। 9वीं खबर फिर से रवि मिरी का एक रिसर्च लाए हैं। आज बात फेमिनिज्म की करेंगे। भारत टॉप पर है, टॉप पर। चलिए अब विस्तार से 8 बजे के सीधे मुद्दे की बात की शुरुआत कर लेते हैं। और पहली खबर क्या है, भारत बंद का कितना असर हुआ है। कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं। और क्या इस तरह से कानून को हाथ में लेकर आप अपना हक ले सकते हैं, आप मांग सकते हैं किसी से? तस्वीर क्या है, चलिए विस्तार से दिखा देते हैं और खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आज भारत बंद था। दलित और आदिवासी के संगठन की तरफ से एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया था। जो बात मानकर अपनी दुकान बंद रखे थे बच गए। जिनकी दुकान खुली थी प्रदर्शनकारी जबरन बंद करा दिए। बिहार में प्रदर्शन उग्र हो गया। पटना और दरभंगा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरा में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रानी कमलापति सहरसा एक्सप्रेस को रोक दिया। दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। क्या मिलता है ऐसा प्रदर्शन करने के भाई? ऐसा प्रदर्शन करने के बाद क्या मिलता है? आप नुकसान कर सकते हैं। किसका नुकसान कर सकते हैं? आम आदमी का नुकसान कर सकते हैं। आपने देश की संपत्तियों का नुकसान किया। ऐसा प्रदर्शन नहीं करना है। आप ये वीडियो देखिए, पटना का वीडियो है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसा रहे थे पुलिसकर्मी। इसी बीच एक कांस्टेबल ने एसडीएम साहब को ही पीट दिया। जिस अधिकारी ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का आदेश दिया, अब यही होता है प्रदर्शन, पुलिस वाले ने गलती से उनको ही पीट दिया। देखिए जरा इस वीडियो को फुल दिखाइए एक बार, फिर आगे बात करेंगे। देखिए देख लीजिए, देखा आपने? पुलिस वाला ताव में है, अपना भी बचाव कर रहा है। सोच रहा है अगर ये सब नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं हम पर ना लाठी बरस पड़े। और किस पर बरसा पड़े? जिसने कहा था लाठी मारो, उसी को लाठी पड़ गई। किसकी? पुलिस की। ऐसा ही प्रदर्शन आज यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में भी देखने को मिला। राजस्थान में जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल बंद था। 16 जिलों में। यूपी के जालौन में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। मुंबई में भी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। रांची में भारत बंद का असर देखने को मिला। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। हंस क्यों रहा हूं इसका कारण भी बताऊंगा। देखिए
अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आरक्षण से कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतरते हैं। अभी जिस फैसले का विरोध हो रहा है, सबसे पहले उसको विस्तार से बता देते हैं। चलिए देख लीजिए, आप विस्तार से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटते हुए कहा था, राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। इस फैसले के विरोध में आज दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया। इस बंद को कांग्रेस, आरजेडी, एलजेपी, एसपी, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, जेएमएम और टीएमसी जैसी पार्टियों का समर्थन मिला। इसलिए इतना बड़ा हो गया। देश की सभी विपक्षी पार्टियां, सभी विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया था। इस प्रदर्शन पर नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जानना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए नेता क्या कह रहे हैं। जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ही लोग सत्ता के भागीदार हैं। नीतीश कुमार जो है दम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। खैर ये तो बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। बना रहे ये तानाशाही रवैया है। ये तानाशाही रवैया को हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमेशा से कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया है और आंदोलन है, उनका आंदोलन भाई सक्सेसफुल होना चाहिए। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी की हम मदद करते हैं भाई। जिसका जो आंदोलन है, अपने आंदोलन को बिल्कुल चरम सीमा तक लेकर जाओ। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो हमारे साथी इस बंद के कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, हम लोग उनका सहयोग करेंगे। मंदिर में जितने पुजारी हैं सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं, कोई वहाँ वो नहीं है, वो आरक्षण नहीं है। अगर उन्हें कुछ आरक्षण मिल रहा है तो हमें कुछ मिल रहा है, तो उनमें आपत्ति किस बात की है। देखिए, कोई हंगामा हो तो राजनीति तो शुरू हो ही जाती है। भारत बंद को नेताओं का भी खूब समर्थन मिला, लेकिन प्रदर्शन कर रहे संगठनों की मांग क्या है वो भी जान लीजिए। दलित संगठनों की मांग है कि एससी एसटी में वर्गीकरण बंद करें, एससी एसटी के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दे, भारत में जाति जनगणना कराई जाए। जिसकी मांग कौन कर रहा है? चुनाव के दौरान आपने सुना होगा, विपक्षी दल कर रहे हैं और जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। देखिए, आपकी जो भी मांग है प्रदर्शन करिए, लेकिन ऐसा प्रदर्शन नहीं करना है कि आम जनता को जला दे। आज 2 तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसे देखकर हर कोई परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। क्या मिलेगा भाई आप लोगों को ऐसी हरकत करके? क्या मिलेगा? देखिए, पहली तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है, दूसरी तस्वीर बिहार के गोपालगंज की। अब खबर क्या है वो भी बता देता हूं। राजस्थान के जोधपुर में उग्र भीड़ ने पहले तो दुकानों में तोड़फोड़ की, फिर पकोड़े का ठेला लगाए दुकानदार पर गरम तेल डाल दिया। भाई अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान खोला था। ये प्रदर्शनकारी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये आक्रमणकारी हैं। हमला किया है इन लोगों ने, मारने की कोशिश की है एक गरीब आदमी को। सुना दीजिए इनके दर्द को, उसके बाद अगली खबर पर बात करेंगे। सुनाइए। देखो गरम गरम तेल इसके ऊपर डाल के इसको जलाया। देखो इसकी हालत देखो, ये देखो पूरा इसके बॉडी के ऊपर गरम गरम तेल डाल के इसको जलाया गया है। देखो आप, देखो गरम गरम तेल इसके ऊपर डाल के इसको जलाया। देखो इसकी हालत देखो, ये देखो पूरा इसके बॉडी के ऊपर गरम गरम तेल डाल के इसको जलाया गया है। यह हिंसक भीड़ का क्रूर चेहरा है, जला दिया इस दुकानदार को। अब दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार के गोपालगंज का वीडियो देखिए, कैसे भीड़ स्कूली बस को रोककर प्रदर्शन कर रही है। आपको पता है, जब भीड़ ये कर रही थी तो इस बस में 30 से 35 बच्चे सवार थे, छोटे छोटे बच्चे। भीड़ ने इस बस को भी आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोगों में शायद इंसानियत बची थी, इसलिए बच्चों की बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इस वीडियो को देखकर गुस्सा आ रहा है। फिर कह रहा हूं, ये प्रदर्शनकारी नहीं, आक्रमणकारी हैं। छोटे बच्चों की बस को जलाने की कोशिश करने वाली ये प्रदर्शनकारी हो ही नहीं सकते। भारत बंद का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी खूब देखने को मिला। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या क्या असर है ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारत बंद का असर देखने को मिला। छतरपुर में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए,
उज्जैन में प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों से बहस की। सतना में प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। मंदसौर में भी हिंसक भीड़ और पुलिस आमने सामने आ गए। निवाड़ी में कलेक्टर कार्यालय में बीएसपी और भीम आर्मी जैसे संगठनों के साथ ओबीसी संगठन ने ज्ञापन सौंपा। मैहर में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के जिन जिलों की बात कर रहा हूं वो तस्वीर भी आपको विंडो में दिखा रहा हूं। मेरे बगल में तस्वीर दिख रही है, आप देख लीजिए। अब विस्तार से बता देते हैं कितना नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में। और ऐसे प्रदर्शनों में आप अपने हक की मांग करिए। आपको अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। सरकार से आप मांग रख सकते हैं, लेकिन देश की संपत्ति का नुकसान करके नहीं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर नहीं। सबसे पहले छतरपुर की तस्वीर दिखा दीजिए भाई। प्रदर्शनकारियों ने छतरपुर में खूब उत्पात मचाया है। जबरन दुकानें बंद कराई है, जबरदस्ती दुकान बंद कराई। अरे बंद में स्वतः समर्थन दे रहा है तो ठीक है, राजनीति करना है, राजनीति आप कर लीजिए, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं। जो दुकान बंद करने के लिए तैयार नहीं हुए उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ की गई, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। जब भीड़ उग्र होने लगी तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, भगाया। वीडियो देखिए मेरे बगल में वीडियो चल रहा है, कैसे पुलिस दौड़ा दौड़ा कर भीड़ को मार रही है। बहुत चोट लगती है गुरु, काहे दुकान में तोड़फोड़ करना था, शांति बनाए रखे, क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं। छतरपुर के बाद अब आप ये उज्जैन का वीडियो देखिए, उज्जैन का वीडियो दिखाइए। यहां भी भीड़ दुकानों को जबरन बंद कराने पहुंच गई। जहां दुकानदार राजी नहीं हुए, खूब बहस की। शहर भर में घूम घूम कर प्रदर्शनकारियों ने दुकानों को बंद कराया, घूम घूम कर बंद कराया। अब ग्वालियर की तस्वीर देख लीजिए। ग्वालियर में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने खुद सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना खुद मॉनिटरिंग करने सड़क पर उतरे। ग्वालियर में सुरक्षा के नजरिए से करीब 3000 पुलिस जवान तैनात किए गए थे। कितने? 3000। पुलिस की 50 मोबाइल पार्टियों ने जिले भर में सर्चिंग की, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने जबलपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया। शहर में बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत कई संगठनों ने रैलियां निकाली और जमकर नारेबाजी की। ये रैली अंबेडकर चौक से शुरू हुई और शहर के मुख्य चौराहे मालवीय चौक पर आकर खत्म हुई। इस प्रदर्शन के बीच फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि देश में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। भारत बंद का आह्वान सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस, सपा, बसपा सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सुना दीजिए फग्गन सिंह कुलस्ते क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। इसके पीछे एक राजनीति है। मैं स्वयं चौथे दिन प्रधानमंत्री जी से लगभग 60 से 70 मेंबर पार्लियामेंट के साथ में प्रधानमंत्री स्वयं उस हमारे आग्रह पर वो स्वयं हम सबको आमंत्रित किया और एक ज्ञापन हमने दिया और साफ तौर से हमने कहा और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्रिमिनल ST SC पे लागू नहीं होगा। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की। अब आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देख लीजिए, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर, सुकमा, बेमेतरा, कोंडा गांव में भारत बंद का असर देखने को मिला है, खूब असर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में उग्र भीड़ बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुस गई। दरअसल कोंडा गांव में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रही भीड़ रोकने पर भड़क गई और बैरिकेड तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट में घुस गई। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वीडियो देख लीजिए। बालौदा बाजार में जो हिंसा हुई याद तो होगा ही आपकी, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, देवेंद्र यादव जेल में है, उसी को लेकर पूरे प्रदेश में सियासत चल रही है। ऐसी भीड़ उग्र हो गई और जाकर SP कलेक्टर का ऑफिस फूंक दिया था, याद है आपको। गनीमत रही कि यहां भीड़ बेकाबू नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भारत बंद को लेकर राजनीति भी खूब हुई है। ये रिपोर्ट देख लीजिए और समझिए, जानिए कि कौन क्या कह रहा है। दिखाइए ये रिपोर्ट। गलत बात है, हमारे को खत्म करने की साजिश हम मानते हैं इसको। अगर ये क्रिमिनल तय हो जाता है और लागू हो जाता है तो भारत के जितने भी आदिवासी हैं वो खत्म हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। अपना फैसला वापस ले। जब सरकार की तरफ से अधिकृत बयान स्पष्ट रूप से इस बात की दे दी गई है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो अब उसी मुद्दे को लेकर के आप भारत बंद का आह्वान करें, लोगों को उद्वेलित करने की कोशिश करें, ये कहां तक सच है? देखिए, इस मुद्दे पर भारत सरकार ने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के आंदोलन की आज आवश्यकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राज्यों को अधिकार दिए गए हैं
उसमें अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी राज्य ने, खास तौर पर बीजेपी ने अभी कुछ भी नहीं किया है। आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक खतरे का घंटी है। ये पहला प्रयास हुआ है जब हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने का। देश को बंद कर देते हैं, कह देते हैं भारत को आज बंद कर दो। बंद करने से कितने करोड़ों का नुकसान होता है ये जानते हैं? संगठन मीटिंग बुलाते हैं और कह देते हैं आज भारत बंद था। भाई सुनकर ही कैसा लगता है कि आज देश बंद रहा। इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से दिखा रहा था, बच्चे परेशान होते हैं घरों में कि आज स्कूल खुलेगा या नहीं, ट्रेन चलेगी या नहीं, बस चलेगी या नहीं। राखी का त्योहार है, एक दूसरे को यहां से वहां जाना है, बस आएगी कि नहीं आएगी, जा सकते हैं या नहीं जा। कितने लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे निर्णय से। लेकिन संगठनों का क्या है? बैठते हैं, चर्चा करते हैं, रणनीति बनाते हैं और कह देते हैं आज देश बंद हो गया है। देश बंद होने से देश की रफ्तार कम हो जाती है भाई साहब। देश बंद हो जाने से विकास की रफ्तार कम हो जाती है। इसलिए ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार देश के बारे में सोचने की जरूरत आपको पड़नी चाहिए। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता देते हैं। अगली खबर क्या है? मोदी का विदेश दौरा। और मोदी का विदेश दौरा जरूरी क्यों है? 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का यूक्रेन जाएगा। क्या है कनेक्शन इस खबर से? आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के विदेश दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचे। 45 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड गए। कितने साल बाद? 45 साल बाद। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। पीएम मोदी गुरुवार को पोलैंड के प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचे तो देखिए कैसे स्वागत हुआ है, देखिए जरा। कभी सोचा ना था कश्ती तेरे में भी लहरा जाएगी। एक मन था कि तेरे आसपास घूमूं, एक ऐसा एहसास हुआ कि खुद भगवान हमारे सामने आ गए। फील हो रहा है कि इतने सालों के बाद कोई किसी ने पोलैंड की ओर देखा और यहाँ पर हम लोगों के, इंडियन लोगों की आवाज सुनने के लिए आए। I love India. बहुत शानदार तस्वीरें सामने आई हैं पोलैंड से। मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। 23 अगस्त को तमाम मीटिंग निपटाने के बाद ट्रेन से प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएंगे। 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है। 30 साल बाद यूक्रेन की यात्रा बहुत बड़ी रहने वाली है, क्योंकि जब पीएम रूस गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम पर निशाना साधा था। अब जब प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा करने वाले हैं तो इसको शांति की मिसाल स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किला से 15 अगस्त पर भी कहा था कि हमारी नीति युद्ध की नीति नहीं है, हम विश्व को शांति का संदेश देना चाहते हैं। जो भी अपडेट निकल कर आएगा उस पर हमारी विशेष नजर रहने वाली है। प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएंगे, किस तरह से स्वागत होगा, क्या बातचीत होगी, सब कुछ विस्तार से आपको बताते और दिखाते रहेंगे। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता देते हैं। सदस्यता अभियान पर मुख्यमंत्री ऑफर दे रहे हैं। किस तरह का ऑफर दे रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री से आप मिल पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री आपके साथ मीटिंग करेंगे? क्या आपके घर आएंगे? क्या आपको डिनर कराएंगे? ऑफर क्या है मुख्यमंत्री का, आइए बता देते हैं। सदस्यता अभियान में क्या ऑफर है मुख्यमंत्रियों का, चलिए खबर बता देते हैं। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। नेता रणनीति बना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद से जोड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में भोपाल बीजेपी ऑफिस में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से संगठन के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि लोगों को पार्टी का
सदस्य बनाएंगे। बीजेपी 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। कितना, एक बार फिर से बता देता हूं, 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने नेताओं को नए सदस्य बनाने के लिए क्या टिप्स दिए हैं वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सदस्य बनाने के लिए, सुनाइए जरा। मौका है, चल भैया तो सदस्यता करके बता दे, तू कहाँ था उस समय जब बात करने आ रहा, तेरे को पद तो देंगे, लेकिन चल मेरे साथ आगे आगे बढ़, जिधर जिधर चलेगा हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। तो ये अपने चुने हुए लोगों का अपना मौका भी मिल जाएगा। तो बड़ी बड़ी बात करता था, बेटा तेरे को कट्टे दिए, तूने क्या करा, तो कौन सी दुनिया में था। तो हमारा अपना जो सदस्यता का आधार है उसकी परीक्षा भी और काम का कारण भी बन जाएगा। मुझे लगता है अगर इसी प्रकार से चलेंगे तो हम सब मान के चलेंगे, निश्चित रूप से हमको पूरी सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ऑफर दिया है, भाई ज्यादा सदस्य बनाओ, सरकार में मौके मिलेंगे। सदस्यता अभियान में काम करके दिखाने वालों को पद भी मिलेंगे। सोचिए, बीजेपी कितनी मजबूत है, फिर भी कितनी तगड़ी तैयारी करती है। आज सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनसंख्या का आधा वोट बैंक भाजपा का होना चाहिए। बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। इस बार हारी हुई विधानसभा के गली मोहल्लों और कॉलोनियों को टारगेट करना है। सब कुछ बताया समझाया जा रहा है अभी से। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीती हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 230 में से 165 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कितने? 165 सीटों पर। इतनी सीट मिल जा रही है, फिर भी बीजेपी गले मोहल्ले तक पहुंचने के लिए बैठक कर रही है कि गली मोहल्ले तक भी अपनी पहुंच होनी चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद थे, उनको भी सुन लीजिए। सुनाइए जरा अरुण सिंह क्या कह रहे हैं। इस संगठन पर्व में विभिन्न राज्यों में कार्यशाला भी प्रारंभ हो गई है। पहले प्रदेश की कार्यशाला, फिर जिले की कार्यशाला, फिर मंडल की कार्यशाला, इस प्रकार से कार्यशालाओं का क्रम शुरू हो गया है। 31 अगस्त को बूथ पे कार्यशाला होगी और इन कार्यशालाओं के बाद प्राथमिक सदस्यता का शुभारंभ होगा। बीजेपी 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इस बार बीजेपी ने 10 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के करीब 18 करोड़ सदस्य हैं और अब बीजेपी फिर से पूरे देश में नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले बार प्रदेश में करीब 30 लाख सदस्य बने थे। इस बार इससे ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा सदस्य बनाने वालों को मुख्यमंत्री के साथ डिनर का प्रस्ताव दिया गया है। भोजन करने को मिलेगा, सदस्य बनाते रहिए। सुना दीजिए प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। लगभग 24,000 बूथ है हमारे। उन बूथों पर यदि सदस्यता हमको बनाना है, कमजोर क्षेत्र जो हमारे स्थायी तौर पर हैं उस पर हमको सदस्यता बढ़ाना है, तो ये होता ही है। हमारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे अध्यक्ष ने प्रोत्साहन के रूप में कहा है कि जो कार्यकर्ता बेहतर रिजल्ट करेगा, 3,000, 4,000, 5,000 लाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अभिवादन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। बढ़िया ऑफर है भाई। 3,000, 4,000 से ज्यादा सदस्य बनाने वालों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ खाना खाने का भी अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम ने ऑफर दिया है कि ज्यादा सदस्य बनाओ, सरकार में मौके मिलेंगे, और छत्तीसगढ़ में ज्यादा सदस्य बनाओ, सीएम के साथ भोजन पाओ। अच्छा ऑफर है। देखना कितने नए सदस्य बनते हैं। फिलहाल हमको आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे खबरों की संख्या ज्यादा है। चलिए अगली खबर क्या है ये बता देते हैं आपको। अगली खबर है अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस का पावर पॉलिटिक्स। कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस अमित शाह के दौरे से पहले प्रदर्शन करने की रणनीति बना रही है। लेकिन अमित शाह आ रहे हैं, क्या तैयारी है और क्यों आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार से बता देते हैं। तो चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। हलचल तेज हो गई है। इलेक्शन के बाद पहली बार 23 अगस्त को रायपुर पहुंच रहे हैं अमित शाह। कब? 23 अगस्त को। सबसे खास बात गृह मंत्री के दौरे को लेकर यही है कि ऐसा पहली बार होगा जब अमित शाह 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। 3 दिन तक। पिछली बार इलेक्शन के दौरान आए थे तो रात को रायपुर में ही रुके थे।
ताबड़तोड़ रैली हुई थी, पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उस समय सियासी पारा हाई था। एक बार फिर से राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ में 3 दिन रुकने वाले हैं। जाहिर सी बात है, गृह मंत्री अगर किसी प्रदेश में 3 दिन तक रुक जाएं, वो भी नक्सल प्रभावित जैसे राज्य में, तो चर्चा तो होगी। विधानसभा चुनाव के समय अमित शाह एक रात रुकते थे तो पूरी सियासत अमित शाह की रणनीति के इर्द गिर्द घूमती नजर आती थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस विपक्ष में है। अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आइए पहले वो सुना देते हैं। सुनाइए विजय शर्मा को। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन है, 23 की रात में आएंगे। 24 को छत्तीसगढ़ और आसपास के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और साथ में डीजीज सबकी संयुक्त बैठक है। हर राज्य के माध्यम से वहां पर होने वाली गतिविधियों और उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों पर चर्चा है। मैं सोचता हूं कि समग्रता के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी योजना इस पर बनकर तैयार होगी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से मार्गदर्शन मिलेगा, यही कह रहे थे राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा। पहले पूरा मिनट टू मिनट प्लान बता देता हूं अमित शाह के दौरे का। दौरे पर गृह मंत्री क्या क्या करेंगे, कहां कहां जाएंगे, सब कुछ जान लीजिए, विस्तार से बता देता हूं। अमित शाह 23 अगस्त को रात 10 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे। यहीं पर अमित शाह का नाइट स्टे होगा, यानी रात रुकेंगे। 24 अगस्त को फिर मेफेयर होटल में ही नक्सल मामले को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अधिकारी भी शामिल होंगे। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यह मीटिंग चलने वाली है। इस मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है। मीटिंग के बाद 2 बजे से 3 बजे तक छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों के साथ होम मिनिस्टर की बैठक होगी। इसके बाद स्टेट डेवलपमेंट रिव्यू मीटिंग होना है। बहुत बिजी शेड्यूल है गृह मंत्री का। फिर 25 अगस्त को पहले नारकोटिक्स रिव्यू मीटिंग होगा। दोपहर के खाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का रिव्यू मीटिंग करना है। इतनी मीटिंग अटेंड करने के बाद गृह मंत्री 3:50 पर वापस कहां चले जाएंगे? दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इन बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मीटिंग की हो रही है वो है नक्सल उन्मूलन की मीटिंग। गृह मंत्री शुरू से ही नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर सख्त रहे हैं। जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो नक्सलवाद पर हमेशा प्रहार करते दिखाई देते हैं। अब अमित शाह जब छत्तीसगढ़ में रहेंगे तो हलचल होना स्वाभाविक है। जब भी आते हैं तो नेताओं की धड़कनें तेज हो जाती हैं। भाजपा नेताओं की बेचैनी तो बढ़ती है, कांग्रेस के नेताओं की भी बेचैनी बढ़ जाती है। सबकी नजर अमित शाह के एक एक कदम, एक एक मूवमेंट पर होती है। ये तो थी अमित शाह के दौरे, अमित शाह के शेड्यूल की बात। चलिए अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। 24 अगस्त को जहां अमित शाह नक्सल उन्मूलन को लेकर बैठक करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी विशेष तैयारी कर ली है। बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। कब? जब अमित शाह रायपुर में होंगे। यह पूरा प्रदर्शन बालौदा बाजार मामले में गिरफ्तार हुए देवेंद्र यादव को लेकर। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कई समीकरण साधने में लगी है कांग्रेस। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर बड़ा बखेड़ा हो रहा है। बहुत हर दिन बयान आ रहे हैं, हर दिन कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। यह भी जान लीजिए कि देवेंद्र यादव जिस यादव समाज से आते हैं, छत्तीसगढ़ में साहू समाज के बाद यादव जाति का सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक ओबीसी यही है। दूसरी बात यह है कि जिस सफेद झंडे को लेकर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, उसका वोट प्रतिशत भी 13% है सतनामी समाज। यानी कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के वोटरों की आबादी 13%। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में थोड़ी हलचल रहेगी। और क्या क्या हलचल रहने वाली है और विस्तार से समझना चाहते हैं तो चलिए आपको विस्तार से समझा देते हैं। और मृगेंद्र पांडे, आप ये बताइए कि आप बीजेपी दफ्तर में होकर आए हैं और बीजेपी के अंदर खाने सूत्रों से कुछ कुछ लेकर आए हैं। ये बताइए कि ये जो चर्चा हमने बताई कि अमित शाह आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बैठकें करेंगे और फिर कांग्रेस अलग उधर राजनीति कर रही है कि राजनीति पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, इसी दौरान बालौदा बाजार हिंसा को लेकर और क्या समझा जाए और अंदर खाने से क्या खबर है और इसके क्या मायने हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से, जरा विस्तार से बता दीजिए मृगेंद्र। देखिए, कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि जिस समय अमित शाह छत्तीसगढ़ में है अपनी ताकत दिखाए, वो प्रदर्शन के माध्यम से दिखाएगी। लेकिन इसके साथ अमित शाह जो आ रहे हैं उसके पॉलिटिकल मायने भी बहुत ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री बनाए जाने हैं, उसको लेकर भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि 2 नए विधायकों का नाम दिया गया है
जिनको मंत्री बनाया जा सकता है उनका रिव्यू करेंगे, उनके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, कुछ मंत्रियों के जो कामकाज है उनको भी अमित शाह खुद चेक करेंगे। ये जो अमित शाह का आधिकारिक शेड्यूल जारी हुआ है उसके अलग बैठकें होंगी। आप समझिए कि अमित शाह 3 दिन रहेंगे और 3 दिन में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखेंगे, पार्टी के नेताओं के कामकाज को भी देखेंगे और मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, सरकार के कामकाज का भी पूरा रिव्यू करेंगे। उसके लिए बाकायदा 2 घंटे की मीटिंग रखी गई है। जी मृगेन जी, थोड़ा ये बताइए, बीजेपी के नेताओं से आपकी बात होती है, बीजेपी दफ्तर आप जाते हैं, अमित शाह के दौरे से पहले जो एक वो होता है ना कि तैयारी पूरी कर ली जाए, अभी इस समय किस तरह की तैयारी चल रही है? क्योंकि जब मैं आज ऑफिस आ रहा था तो मैं देख रहा था कि बैनर होर्डिंग पोस्टर जो हैं वो छोटे नेताओं के और सबके निकाले जा रहे थे। तो क्या हलचल है कि इस बार क्या क्या होने वाला है और किस तरह की तैयारी है, और हाँ किस तरह का डर भी है, ये भी बताइए जरा। देखिए, अमित शाह के आने पर बेचैनी तो होती है। आप विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा की, जब जब अमित शाह आते थे एक अलग तरह की पार्टी के नेताओं में बेचैनी है। इस बार भी जब अमित शाह आ रहे हैं, क्योंकि देखिए केंद्र में भी सरकार बन गई है, राज्य में वापस आ गई है, डबल इंजन की सरकार है, तो संगठन स्तर पर यह है कि सदस्यता अभियान को लेकर जो बातचीत होनी है उसमें किस तरीके से अमित शाह के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा उसकी तैयारी चल रही है। सरकार स्तर पर भी आज सुबह से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार बैठक कर रहे हैं। पहले सीएम हाउस में बैठक हुई, अभी पीएचक्यू में बैठक चल ही रही है, तो कुल मिलाकर कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रहे। हाँ, यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि एक पहले तो मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, फिर पीएचक्यू में बैठक, मतलब ये कुल मिलाकर आपको बताने का मकसद ये था कि जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए, डबल इंजन की सरकार, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। इससे पहले जब वो आए थे, विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है। कब किसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग लें, हर कोई तैयारी कर रहा है। तो चलिए आपको बता देता हूं कि अगली खबर क्या है। अगली खबर क्या है, टीएस सिंहदेव जिलाध्यक्ष बनने को तैयार हैं। भाई क्यों जिलाध्यक्ष बनने को तैयार हैं? डिप्टी सीएम थे इससे पहले, 6-7 महीने पहले डिप्टी सीएम थे, और डिप्टी सीएम जिलाध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? आपके मन में भी सवाल आया ना कि क्यों तैयार हैं, और क्यों डिप्टी सीएम रहे इतने बड़े कद के नेता प्रतिपक्ष रहे इतने बड़े कद के नेता टीएस सिंहदेव जिलाध्यक्ष बनने को क्यों तैयार है? जानना चाहते हैं तो चलिए पूरी खबर बता देता हूं। पूरी खबर क्या है, टीएस बाबा आजकल अपने बयानों से खूब चर्चा में रह रहे हैं। पहले टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री नहीं बने, 2.5 साल वाले फार्मूले को लेकर भी बोले थे, लेकिन अब बाबा जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। गजब की ख्वाहिश है, इच्छा रखने का सीधा डिमोशन कहा जाएगा इसका। क्यों ऐसी इच्छा है? छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता हैं टीएस सिंहदेव, जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं और कभी विवादों में नहीं रहते। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है उसे सुनना जरूरी है। बाबा बोल रहे हैं, मैं जिला अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूं। आप समझ रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे। जब मुख्यमंत्री बनने का चुनाव हो रहा था तो मैं टीएस सिंहदेव के बंगले पर था। वहां 30-40 विधायक थे, 30-40 विधायक थे, और टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल कहां थे? दिल्ली में थे, आला कमान के पास। बस इंतजार हो ही रहा था कि कभी भी नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन उस समय चूक गए। उन्होंने अपनी इस चाहत को सार्वजनिक रूप से कई बार जाहिर किया है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चलिए सबसे पहले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सुना देते हैं, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बाबा जिला अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं। सुनाइए टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हुई है। सुनाइए। सभी प्रकोष्ठों के प्रेसिडेंट, सभी जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष एक बार में सबको हटाएगा। उसके बाद से ये चर्चा पकड़ ली कि और जगह भी ऐसा हो सकता है। देखो, आप जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बोलोगे तो जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता, जो जिम्मेदारी। कैसी ख्वाहिश है, मुख्यमंत्री से जिला अध्यक्ष पर आ गई। वो भी बयान सुन लीजिए, वो बयान सुना दीजिए जिसमें टीएस सिंहदेव कहते थे, मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो मैं तैयार हूं। सुनाइए जरा। मौका मिलता तो प्रयास करते, जब आदमी उस स्थिति में नहीं रहता है तो नेगेटिव सामने नहीं आता है। एक संभावना है कि अभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, ये तो एक सच्चाई हो गई, सरकार नहीं बनी। अगर ऐसा होता तो शायद हो जाता। अभी उस क्षेत्र में ये विचार है कि ये तो रिजल्ट तो सामने है कि भाई हम लोग 35 ही जीत पाए, पर मौका मिलता तो मेरे मन में था कि काम करें। मुख्यमंत्री बनने का मौका
किसको अच्छा नहीं लगेगा? मौका मिलता तो काम करते। टीएस सिंहदेव बोल रहे हैं कि प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर पर कई पद खाली हैं, जल्दी ही उन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हाईकमान से अनुमति मांगी गई है। इसी के साथ बाबा कह रहे हैं, मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो निभाने को तैयार हूं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी स्वीकार है। ये बहुत बड़ा बयान है। ये टीएस सिंहदेव की उनका पॉलिटिकल बैकफुट है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं सिंहदेव, इसको भी आपको समझा देता हूं। हार के बाद कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इसमें कौन कौन नेता शामिल हैं पहले देख लीजिए, नाम देख लीजिए। पहला नाम है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, दूसरा नाम है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का, तीसरा नाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का, चौथा नाम है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का, पांचवा नाम है छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू का। ये सभी वो बड़े नेता हैं जिसके बाद हार के बाद ये कहा जा रहा था कि ये आपसी तालमेल नहीं थी नेताओं में, ये कहा जा रहा था, ऐसी चर्चा थी। इस बयान के पीछे क्या मायने हैं इसे भी समझ लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में पार्टी को पूरी तरह से बदल देने की कोशिश है। सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं, जैसे उड़ीसा में कांग्रेस की हार के बाद संगठन को पूरी तरह से बदल दिया गया है। सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष एक साथ सब बदल दिया गया। उसी तरह छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक लेवल पर बदलाव करने का इशारा कर रहे हैं टीएस सिंहदेव। सुनिए। जो कार्यकारिणी की हुई थी उसमें ये चर्चा आई थी कि कुछ जिले हैं जहां हम जिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं मनोनीत कर पाए। शायद 4 ऐसी जिला कांग्रेस कमेटियां हैं और कुछ ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं। कुछ प्रदेश के पद हैं जहां लोगों ने पार्टी छोड़ दी, दूसरे दल में शामिल हो गए हैं और उन पदों को भरने की अनुमति मांगी जाए। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने अनुमति मांगी भी है, वो जैसे ही मिलती है वो पद भरे जाए। बाबा के इस बयान से ये तो समझ में आ गया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर्दे के पीछे बहुत उथल पुथल है गुरु, बहुत उथल पुथल की स्थिति है। 6 अगस्त को हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने बाबा के से बात की थी। तब भी टीएस बाबा ने 2.5 साल के सीएम बनने वाले फार्मूला को हार का कारण माना था। 2.5 साल वाला बयान अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है और उसको लेकर बाबा के अंदर थोड़ी कसक तो है ही। 2.5 साल वाला बयान भी सुनाइए भाई। मुझे लगता है कि वो बात ही नहीं होनी चाहिए, कि उसका नुकसान हम लोगों ने देखा कि ये 2.5 वाली बात थी नहीं थी, लेकिन मीडिया में लगातार इतना रहा कि उसका नुकसान हुआ हम लोगों को, यानी कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान हुआ। प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव भी चुनाव हार गए। सरगुजा संभाग में कांग्रेस को करारी हार मिली है, 14 की 14 सीट हार गए। सीधे मुद्दे की बात यही है कि टीएस बाबा फिलहाल जिला अध्यक्ष बनने को तैयार हैं। रवि, जरा ये बताइए कि जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं और कह रहे हैं कि बदलाव होना जरूरी है, और बीच में जो उनके अंदर मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का दर्द है वो भी दिखाई देता है। क्या समझा जाए रवि? 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तब मुख्यमंत्री बनने की चाहत भूपेश बघेल के साथ साथ टीएस सिंहदेव को भी रही। टीएस सिंहदेव लगातार कहते रहे, सार्वजनिक रूप से कहते रहे कि मुझे मौका मिले तो मैं भी छत्तीसगढ़ की सेवा करूंगा, मैं भी कप्तान बन जाऊंगा। वो चाहत आज भी उनके अंदर जिंदा है और सरकार हट गई है, सरकार चली गई है, फिर भी उनके अंदर जिंदा इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। क्योंकि भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे और 5 साल मेहनत किया और सरकार लाया, उनको श्रेय मिला और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी तरह अब जब चुनाव फिर आने वाले हैं तब तक ये मेहनत करें और सरकार बनाएं और उसके बाद इनको श्रेय मिले और ये भी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए। उनकी यही आखिरी इच्छा है और इसी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए वो अपना अपना दांव खेल रहे हैं। और टीएस सिंहदेव हमेशा से राजनीतिक रूप से बहुत मंझे हुए नेता माने जाते रहे हैं, तो जिला वही मैं भी सोच रहा हूं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो कभी ऐसा बयान देते नहीं है कि उलझ जाएं, फंस जाएं या फाउल जैसा हो जाए, लेकिन वो लगातार मुखर हैं इस समय और खूब बात कर रहे हैं मीडिया में, इसलिए ये सवाल पनप रहा है। बहुत शुक्रिया रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अगली खबर क्या है? टीएस सिंहदेव मामले में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे, लेकिन अगली खबर क्या है? रक्षाबंधन वाले दिन बहन से दुष्कर्म। बहुत दर्दनाक खबर है। रक्षाबंधन के दिन, पिछले साल मुझे याद है रक्षाबंधन के दिन ही राजधानी रायपुर में 2 बहनों के साथ बलात्कार हुआ था और अब ये खबर आई। चलिए खबर क्या है ये बता देता हूं। 19 अगस्त को रक्षाबंधन था। सब लोग अपनी अपनी बहन से राखी बंधवाए होंगे, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन ही
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बहुत सनसनीखेज घटना हो गई। एक युवती के साथ कई लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों की हर जगह थू-थू हो रही है, समाज की बदनामी हो रही है, लेकिन रायगढ़ के कुछ दरिंदों के कान फिर भी खड़े नहीं हुए। बहुत बड़ी घटना है, गुस्से में हूं। इतना नीचा गिर सकता है हमारा समाज, इतना नीचा गिर सकता है, इतनी खराब मानसिकता हो सकती है हमारे समाज के लोगों की। जिस आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ वो 27 साल की थी। रक्षाबंधन पर रायगढ़ में लगा मीना बाजार घूमने जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ दरिंदों ने रोक लिया और फिर बारी बारी से दरिंदों ने दुष्कर्म जैसे अपराध को अंजाम दिया। महिला ने मंगलवार की सुबह कुसौर थाना में शिकायत दर्ज की। जो शिकायत में महिला ने पुलिस को बताया, उसके अनुसार इस कांड में एक नाबालिग भी शामिल है। सोचिए कहां जा रहा है हमारा समाज, बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या शिक्षा दी। आरोपियों की तस्वीर देख लीजिए, जरा देख लीजिए। मुंह पर काला कपड़ा पहनाकर थाने ले जाया जा रहा है। खुद के साथ साथ समाज का मुंह काला किया है इन दरिंदों को। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कह रहे हैं जिले के एसपी, पहले सुन लीजिए फिर आगे की बात करेंगे। सुनाइए। लड़की जब अपने गांव से मेला देखने के लिए रायगढ़ के लिए निकली थी, तब रास्ते में कुछ लड़कों ने उसको रोक के उसके साथ बलात्कार किया है। मामला जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्काल आरोपियों की पतासाजी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले में जो पीड़िता है उनका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। रक्षाबंधन के दिन जब सारी बहनें अपने भाइयों से रक्षा का वचन मांगती हैं, उसके साथ ऐसी दरिंदगी होना बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं, बहुत सारे सवाल। ऐसा मामला जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर आए दिन बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है। एक रिसर्च आपको बताते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। हमारे देश में हर 15 मिनट में एक बलात्कार की घटना दर्ज होती है। हर दिन बलात्कार के 86 मामले दर्ज होते हैं। वहीं साल भर का आंकड़ा अगर निकाला जाए तो वह 33,000 तक पहुंचता है, यानी कि 33,000 रजिस्टर्ड केस हैं, जबकि हजारों मामले ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं होते। अब दंड के प्रावधान के बारे में भी जान लीजिए। भारत समेत कुछ प्रमुख देशों में दुष्कर्म पर सजा का क्या प्रावधान है ये आपको बता देते हैं। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही। भारत में दुष्कर्म में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं ये सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास तक भी जा सकती है। अब नीदरलैंड की बात करते हैं। यहाँ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो इसे 4 से 15 साल की जेल हो सकती है। इराक में जनता के सामने रेप के दोषी को जमकर पत्थर मारे जाते हैं। यहाँ लोग दोषी को तब तक पत्थर मारते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता। अमेरिका के बारे में जान लीजिए। यहाँ दुष्कर्म के आरोपी के लिए जुर्माना से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। रूस में रेप जैसे अपराध के लिए अधिकतम सजा 30 साल तक की है। पाकिस्तान में अपराध को देखते हुए सजाए मौत से लेकर कठोरतम कारावास है। महिलाओं पर इतना अत्याचार होता है, लेकिन फेमिनिज्म में टॉप पर है भारत। फेमिनिज्म पर टॉप पर है। चलिए अब रिसर्च की बारी है, आपको रिसर्च बता देते हैं। अगली खबर क्या है? महिलाओं के हक की लड़ाई में भारत आगे, अमेरिका पीछे। महिलाओं की बात हो रही है, लगातार कोलकाता की बात हो रही है, एक दरिंदगी की बात हो रही है, रायगढ़ की बात हो रही है, इसके साथ ही बच्चियों के साथ अनाचार की बात हो रही है, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं के हक की लड़ाई में भारत आगे। खबर क्या है बता देता हूं, पूरी खबर की शुरुआत कर लेता हूं। चलिए खबर बता देता हूं। देश में इन दिनों महिला सुरक्षा को लेकर खूब चर्चा हो रही है, इसलिए आज महिलाओं से जुड़ा रिसर्च लेकर आए हैं मिस्टर रवि मिरी। महिलाओं के हक के लिए कौन लड़ता है, महिलाओं के अधिकारों का हनन कौन करता है और हक के लिए लड़ना क्यों जरूरी है, आज इसी पर एक रिसर्च दिखाऊंगा। किस देश में सबसे ज्यादा फेमिनिस्ट लोग रहते हैं, भारत की स्थिति क्या है, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले फेमिनिज्म क्या है ये जान लीजिए आसान भाषा में। दुनिया भर में पुरुषवादी मानसिकता हावी है। विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भी पुरुषवादी मानसिकता ज्यादा है। पुरुषवादी मानसिकता मतलब महिला और पुरुष को बराबर नहीं मानना,
भेदभाव और असमानता होना, महिलाओं को कमजोर समझना, इसी तरह की मानसिकता के खिलाफ लड़ने वाले विचार को नारीवादी या फेमिनिज्म कहा जाता है। समझ गए आप? आसान शब्दों में आज इसी सोच पर रिसर्च लेकर आया हूं। कितने प्रतिशत लोग खुद को फेमिनिस्ट मानते हैं? चलिए देख लीजिए विस्तार से। फेमिनिज्म से जुड़ा एक रिसर्च फ्रांस में हुआ है। रिसर्च करने वाली संस्था का नाम इप्सोस है। इप्सोस। इस रिसर्च में 31 देशों को शामिल किया गया है। इसमें कितने प्रतिशत लोग खुद को फेमिनिस्ट मानते हैं ये जान लीजिए। 39% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट माना है और 51% लोगों ने साफ कहा है वो नारीवादी नहीं है। आपको पता है इस रिसर्च में एक गजब का खुलासा हुआ है। 31 देशों में भारत पहले नंबर पर है, यानी टॉप पर है, जहां सबसे ज्यादा लोग फेमिनिस्ट हैं। भारत में 73% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट माना है। 9% लोगों ने कहा वो लोग नारीवादी नहीं है। 8% लोगों ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है। दूसरे नंबर पर स्पेन है। 55% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट माना और 37% लोगों ने नहीं माना। चीन तीसरे नंबर पर है। चीन में 39% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट माना है। 51% लोगों ने फेमिनिस्ट नहीं माना। चौथे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में चीन की तरह 39% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट माना, लेकिन चौथे नंबर पर इसलिए है क्योंकि फेमिनिस्ट नहीं होने वालों की संख्या चीन से ज्यादा है। 5वें नंबर पर अमेरिका। अमेरिका में 34% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट माना है। 50% लोगों ने नहीं माना है। 6वें नंबर पर जर्मनी है। जर्मनी में 32% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट माना है। 50% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट नहीं माना है। 7वें नंबर पर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में 21% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट माना है। 8वें नंबर पर यानी सबसे पीछे जापान है। जापान में केवल 15% लोग ही खुद को फेमिनिस्ट मानते हैं। 61% लोगों ने खुद को फेमिनिस्ट नहीं माना है। भारत नंबर 1 पर था, इसलिए जरूरी था बताना आपको। रोज जरूरी रिसर्च लेकर आता हूं, कल भी आऊंगा। फिलहाल आज के लिए रिसर्च में बस इतना ही। अगली खबर अंबिकापुर से जुड़ी हुई है। अंबिकापुर की है, ये देख लीजिए। खुद को मारने की सुपारी दे डाली। ये खबर थोड़ी फिल्मी है और इस खबर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये सीरियल जैसी कहानी है। खबर क्या है चलिए आपको बता देता हूं। खबर क्या है उसकी शुरुआत कर देता हूं। खबर जानने के लिए आप बने रहिएगा। ये कहानी थोड़ी फिल्मी है। इस खबर को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप कोई सीरियल देख रहे हैं। जंगल में एक गाड़ी मिली। गाड़ी में एक शख्स की लाश थी। सनसनी मच गई। क्या हुआ, किसने मारा, कौन है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी खबर देखना पड़ेगा। चलिए बता देता हूं। अंबिकापुर में एक बड़े स्टील व्यापारी के बेटे की हत्या हुई है, लेकिन यह मर्डर है, सुपारी किलिंग है या आत्महत्या, इसको समझना बहुत कठिन पहेली है। क्योंकि बहुत पैसे वाले घर से था अक्षत केडिया, जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। 7 से 8 देश घूम चुका था। शहर में कहीं भी आना जाना होता था तो महंगी कार से ही आता जाता था। और आज लाश मिली तो वो भी कार में ही मिली। अंबिकापुर मनेंद्रगढ़ रोड के किनारे जंगल के पास कार से लाश मिली है। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर गाड़ी को अनलॉक किया। गाड़ी के शीशों में भी खून के छींटे लगे थे। रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी गई हैं अक्षत केडिया को। ठीक सुन रहे हैं आप, 3 गोली। और आपको पता है जिस पिस्टल से हत्या की गई है वह भी अक्षत केडिया की ही है। गाड़ी से 3 महंगे पिस्टल भी मिले हैं। पिस्टल के लाइसेंस नहीं है। कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा था ना कि मामला आपको पूरा सीरियल जैसे लगेगा। सुनते जाइए। पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो पता चला अक्षत केडिया ने खुद की हत्या के लिए ही सुपारी दी थी। खुद को मरवाने के लिए सुपारी दी थी अक्षत। बताइए क्या हरकत है, खुद को मरवा दिया। कोई कैसे खुद की सुपारी दे सकता है भाई? सुपारी तो छोड़िए, गोली मारने के लिए पिस्टल भी लाया। चलाने वाले को सुनसान जगह में अपनी कार में ही बैठा कर लाया। यह हैरान करने वाली कहानी है। परेशान हो रहे हैं आप भी सुनकर तो विस्तार से जान लीजिए। जिसकी हत्या हुई है उसका नाम अक्षत केडिया है। पिता का नाम महेश केडिया है। अंबिकापुर में प्रतिष्ठित अंबिका स्टील नाम का फर्म है और शहर के जाने माने व्यापारी। अब सोचिए, करोड़ों की संपत्ति है लेकिन खुद की हत्या करवा दी। इसके लिए 50,000 रुपए भी दिया। लाखों रुपए का सोना भी मरने के बाद हत्या करने वाले को ले जाने के लिए कहा। मतलब अपनी हत्या के लिए दिल खोल कर पैसा खर्च किया है अक्षत केडिया ने। जिस जगह अक्षत केडिया की हत्या हुई हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल वहां पहुंचे थे। रिपोर्ट देखिए।
बनारस रोड, अंबिकापुर बनारस रोड से लगभग 2 किलोमीटर अंदर का एरिया है। ये पगडंडी रास्ता आता है। कार से अक्षत अग्रवाल इस रास्ते से होते हुए ये इस मौके पर यहाँ पर आया। हत्या से पहले यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग मिक्सचर के, अलग अलग शराब के बोतल और अलग अलग शराब के बोतलों के जो ढक्कन हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। पूरा सुनसान इलाका है क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी कम होता है। और ये जो मैं जिस तरह आप देख रहे हैं पूरा जंगल जैसा है पूरा क्षेत्र, ये मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ नहीं आते क्योंकि यहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कोई प्लानिंग था पहले से कि यहाँ पर आके उन्होंने हत्या का वारदात को अंजाम देंगे। अंबिकापुर में गोली मारकर हत्या जैसी ये जो घटना बहुत दिनों बाद हुई है और उसके बाद अब पूरे शहर में सनसनी का माहौल है। अब हत्या का खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। अक्षत केडिया के साथ आरोपी संजीव मंडल को कार में देखा गया था। संजीव मंडल पहले अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज में काम करता था, मतलब यही काम करता था। करीब 1 साल पहले उसने काम छोड़ दिया था। पुलिस संजीव मंडल के घर गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्या करने के बाद आरोपी संजीव मंडल घर में सोया था। 50,000 रुपए कैश भी बिस्तर में ही पड़ा था। फिल्मी कहानी लग रही है। संजीव मंडल कोई और नहीं, अक्षत की ही दुकान में पहले काम करता था, जो मैंने आपको बता दिया। संजीव मंडल के पिता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई। मैं घर पे नहीं था, पर जैसे उसकी माँ से पता चला कि 3 बजे तक लड़का घर पे था। घर में रहने के बाद नहा वहा के सब रेडी था, कहीं से उसको फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद फिर उसकी माँ बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि नहीं आ रहा हूँ, कह के वो घर से वो निकल गया। और उस फ़ोन के पास जाने के बाद फिर कुछ देर के बाद फिर वापस आया गाड़ी उड़ी छोड़ के। कोई कैसे खुद को मरवा सकता है, इससे पुलिस भी हैरान है और बेटे की मौत से परिजन सदमे में है। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के बाहर खड़े हैं, लेकिन बेटे की हत्या पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्या कह रही है ये सुन लीजिए, सुनाइए। महेश कुमार केडिया, जिनकी अंबिका स्टील के नाम से गांधीनगर क्षेत्र में दुकान है, उन्होंने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका लड़का अक्षत अग्रवाल जो है वो करीबन शाम को 6 बजे से अपने साथ मोबाइल लेकर के गया है और सफ़ेद रंग की एक्स्टर कार में निकला है और कुछ टाइम से जो है उसका मोबाइल बंद है। तत्पश्चात थाना गांधीनगर में जो है वो मिसान कायम किया गया और उसके बाद में उसका जो मोबाइल लिया था उसका CDR और लोकेशन निकलवाया गया, लोकेशन बंद पाया गया। CDR जब आया तो उसके जो सस्पेक्ट नंबर से उसमें पूछताछ किया गया है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगा विस्तार न्यूज में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये कहानी थोड़ी फिल्मी लग रही है, थोड़ी उलझी हुई है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी खुलासा होते जाएगा, सब कुछ बताते जाएंगे। लेकिन आज सीधे मुद्दे की बात में कुछ नया है, और नया क्या है आपको बता देता हूं। देखिए भाई, आज से हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे सीधे मुद्दे की बात में दिखाए जाएं, सीधे मुद्दे की बात में दिखाए जाएं, तो सुन लीजिए। ये नंबर है 8282824982। बहुत आसान नंबर है, नोट कर लीजिए। इस खबर को, अपनी खबर यहां दिखाने के लिए इस नंबर को एक बार दिखाते जाइए। थोड़ी देर तक रुक रहा हूं। 8282824982 व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपको दिख नहीं रहा है, शायद मेरे पास ये आवाज आ रही है कि ये दिख नहीं रहा है, तो मैं लैपटॉप बंद कर देता हूं। अब देख लीजिए, फिर से बता देता हूं। 8282824982 नंबर नोट कर लीजिए, और जो भी समस्या है आप हमें भेज दीजिए, हमारा रिपोर्टर आपके पास पहुंच जाएगा।